आपके पास एक चांस था कि आप कह दो हम आम आदमी हैं, वो आप वालों ने छीन लिया। मतलब भाई केजरीवाल पीछे छुपे हुए हैं बहुत छुपा रुस्तम आदमी। और अब सोशल रिफॉर्म्स में जो आपको बता रहा था वो भी चेंज हो गया है। पहले जिसको दादाजी या पिताजी कहते थे पूरा परिवार उसको वोट देता था, पर आज ऐसा नहीं है। आज घर में जो यंग है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो मतलब थोड़ा पब्लिक में उसका एक्सपोजर है, वो जिसको कहता है ना, पिताजी भी जाके उसी को वोट दे आते हैं। तो अब ये सोच के देखो कि एक फिल्म बनाने वाले का लड़का, मतलब एक एक्टर का लड़का एक्टर बन जाए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। एक आईएएस का लड़का आईएएस बन जाए, एक इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन जाए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बन जाए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। पर एक पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन बन जाए तो सबकी मतलब आंखें खड़ी हो जाती हैं कि यहां तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है। और दूसरे पार्टी के जो प्रवक्ता है ना, वो हैं टोटली निठल्ले और निकम्मे। वो स्टैटिक्स लाना नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते, वही घिसे पीटे भाषण, वही घिसे पीटे डिबेट, और लोग उसके हो चुके हैं हैबिचुअल। तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उस बात की सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है बार बार रिपीट करने के वजह से। डियर व्यूअर, संडे टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे क्या ही बकवास कर रहा हूं, संडे टॉक है कि पॉलिटिक्स की बात है ये। तो हाँ, बिल्कुल ही पॉलिटिक्स की बात है। आज हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो कर ही सकते हैं, वैसे ये कहना कि कोई न्यूट्रल है ये बड़ा मुश्किल है। लोग पॉलिटिकल तो है ही, जो लोग ये कहते हैं कि हम अपॉलिटिकल हैं, मतलब वो मुझे लगता है खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, हो सकता है मैं ही गलत हूं। खैर कोई बात नहीं, ऑन लाइटर मूड हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं पॉलिटिकल होने के अलावा। मतलब आप कभी बीजेपी वालों से सवाल पूछ लो, जैसे ही सवाल पूछोगे, और सवाल हो सकता है थोड़ा अटपटा हो जाए और वो कंफर्टेबल नहीं है जवाब देने में, तो क्या कहेंगे, ये तो कांग्रेस वाले हैं, ऐसे ही पूछेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, इनकी सरकार ने कौन सा कमाल किया था। और ये एक ऐसा जवाब होता है ना, जैसे उधर से आता है कि ये कांग्रेस वाले हैं। मतलब जो सवाल की इंटेंसिटी होती है ना, वो बिल्कुल धुल जाती है। अब वो इसका जवाब दे ना दे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो उसका जवाब देंगे तो भी सुनने वाले उसको बहुत लाइटर लेंगे, मतलब सुनना भी या समझना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही थप्पा लगा दिया कि ये तो कांग्रेस वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले भी दूध के दूल्हे नहीं है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की दूल्ही नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं पे कांग्रेस का राज चल रहा है, कांग्रेस वालों से सवाल पूछ लीजिए, उनका जवाब भी यही होगा, ये तो बीजेपी वाले हैं, ये कहां से हमको अप्रिशिएट करेंगे, सेंटर में नहीं देख रहे हैं ये क्या क्या कर रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज का फंडा होता है कि जैसे ही कोई सवाल उनको अनकंफर्टेबल लगे, बस सीधा थप्पा लगा दो किसी पार्टी का, और जैसे ही थप्पा लगा सवाल का हो गया सत्यानाश। आपके पास एक चांस था कि आप कह दो हम आम आदमी हैं, वो आप वालों ने छीन लिया। मतलब भाई केजरीवाल पीछे छुपे हुए हैं बहुत छुपा रुस्तम आदमी। इन्होंने देखा क्या बचा हुआ है, पॉलिटिशियन ने हर चीज तो पब्लिक से छीन लिया है, बचा क्या है, आम आदमी बने रहना। इन्होंने कहा लो ये भी तुमसे छीन लेते हैं, अब आप एक आम आदमी भी बन के नहीं रह सकते हो। खैर ये तो रही बैकग्राउंड भरी बातें, आगे हमारा डिस्कशन होने वाला है। कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, सरकार अच्छा कर रही बुरा कर रही वो चीजें नहीं, हमारा डिस्कशन ये होगा। और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूं, हो सकता है ना रहूं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप न्यूट्रल थे नहीं, आप पक्ष ले रहे थे। ये टाइटल देख के बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं बीजेपी के पक्ष वाला बात करने वाला हूं, पर ऐसा नहीं है। अगर कहीं आपको लगे तो जरूर जवाब दीजिएगा, पर आप भी एक न्यूट्रल ग्राउंड पे होके सोचिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों ऐसा लिखा गया है कि बीजेपी आने वाले दशकों तक जीतती रहेगी। वैसे दशकों का मतलब 10 ही होता है, उसको ज्यादा लेने की, बाय द वे लेने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से बीजेपी आने वाले इलेक्शंस में भी जीतती रहेगी। वो रीजन क्या है उसी को मैं आपको समझाने की नहीं, बताने की कोशिश करूंगा। समझना या ना समझना वो आपके ऊपर है। आप अलग पर्सपेक्टिव रखते हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और एक काम आप कर सकते हो, जैसे पार्टी वालों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप फॉलो करते हो, धीरे धीरे उनके फॉलोअर बन जाते हो, वैसे ही आप मुझे भी फॉलो करके धीरे धीरे फॉलोअर बन सकते हो। क्योंकि ये प्रोसेस होता है ना फीडिंग का, धीरे धीरे दिमाग में अपनी बात फीड करते रहो। एक टाइम ऐसा तो आएगा कि तोता को जो रटाया गया है वही बोलना स्टार्ट कर देगा। खैर
आगे बढ़ते हैं, यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा एलोबोरेट करना चाहूंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिख रखा है और ये चीजें बीजेपी को शूट कैसे करती हैं। अब बीजेपी को मतलब इन शॉर्ट हम कहें ब्रॉडर वे में, भले आज हालत खराब है कांग्रेस की, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप कांग्रेसी हो तो बुरा मत मान जाना, हालत आपकी खराब है, अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हो हालत खराब है, आपको सुधारनी चाहिए। कांग्रेस के पास इसके पहले एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था जो आज नहीं है। यहां पे जितने भी पॉइंट्स आपको लिखे दिख रहे होंगे ना, इससे पब्लिक वेलफेयर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे हम पब्लिक वेलफेयर पे डिबेट करते हैं ना, वो डिबेट ना रह के लड़ाई में बदल जाती है, किसने क्या किया पब्लिक के लिए, किसने क्या किया, वो फिर मैटर खराब हो जाता है। हम यहां पे वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सेप्ट देन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स या पब्लिक वेलफेयर में जो काम हो रहा है, उसके अलावा और क्या है बीजेपी के पास जिसकी वजह से बीजेपी जीतेगी आने वाले इलेक्शन को। ऐसा मुझे लगता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो सबको लगेगा मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं, प्रचारक हूं नहीं मैं वैसे। पहली है फ्रीडम की लेगेसी, ये कांग्रेस के पास थी ना, इसके पहले कांग्रेस मतलब आप अपने से ऊपर या उससे ऊपर वाली पीढ़ी को देख लीजिए, उनको लगता था क्या मतलब था भी, मतलब जितने भी बड़े लीडर्स थे जो फ्रीडम फाइटर थे वो कहां से, कांग्रेस से लाइन से किसी न किसी तरीके से, तो उनको यह था कि भाई कांग्रेस ने हमारे देश को आजाद कराया है तो हम दूसरे पार्टी को वोट कैसे दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा सोशल रिफॉर्म्स है ना, वो भी चेंज हो गया। जब बूढ़ों को लगता था कि हमको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, उस समय परिवार में बूढ़े लोगों का दबदबा भी हुआ करता था। मतलब आप अपने दादाजी को या पिताजी को देख लीजिए, वो जिसको कहते थे पूरा परिवार उसी को वोट देता था, और वो किसके सपोर्टर थे, कांग्रेस के। कांग्रेस के सपोर्टर बनने में एक बहुत बड़ा रोल था फ्रीडम लेगेसी का, जो मतलब लोगों को लगता था कि इन्होंने देश को आजाद कराया है तो इनको वोट देना चाहिए, इनकी सरकार ठीक है। तो दादाजी या पिताजी कहते थे, सारे लोग कांग्रेस को वोट देके चले आते थे। पर आज वो लेगेसी कांग्रेस के पास नहीं है। धीरे धीरे इतना टाइम निकल गया, मतलब अब नए वोटर्स आ गए, और हमने भी अपने बुक्स में ऐसे पढ़े थे, मतलब एक टाइम पे ऐसा लगता था कि कांग्रेस ने ही, मतलब कांग्रेस पार्टी जो अभी वाली है उसी पार्टी ने आजाद कराया था। हालांकि तब कांग्रेस का स्ट्रक्चर अलग था, आज कांग्रेस का स्ट्रक्चर अलग है। और अब सोशल रिफॉर्म्स में जो आपको बता रहा था वो भी चेंज हो गया है। पहले जिसको दादाजी या पिताजी कहते थे पूरा परिवार उसको वोट देता था, पर आज ऐसा नहीं है। आज घर में जो यंग है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो मतलब थोड़ा पब्लिक में उसका एक्सपोजर है, वो जिसको कहता है ना, पिताजी भी जाके उसी को वोट दे आते हैं। मतलब पहले जो फ्लो था वो ऊपर से नीचे आता था, अब फ्लो ऊपर से नीचे नहीं आता है। इन जनरल में बता रहा हूं, अब फ्लो नीचे से ऊपर जाता है। मतलब घर का बच्चा जिसको कहता है ना, लोग उसको वोट देते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि इन फेवर कांग्रेस नहीं है। अब रीजन क्या है वो सब आप लोगों को पता है, रीजन में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से कांग्रेस का, जो कांग्रेस का भंटाधार कर ही रहा है, और टूटना भी चाहिए था। ये लेगेसी तो भाई आज मैटर नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस का जैसा पहले स्ट्रक्चर था वो आज है नहीं। तो बिल्कुल ये चीजें कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सपोर्ट में होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे खूब डिस्कशन होता है, भर भर के डिस्कशन होता है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। अब जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की डिफिनेशन दिया जाता है ना, वो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब अब ये सोच के देखो कि एक फिल्म बनाने वाले का लड़का, मतलब एक एक्टर का लड़का एक्टर बन जाए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। एक आईएएस का लड़का आईएएस बन जाए, एक इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन जाए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बन जाए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। पर एक पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन बन जाए तो सबकी मतलब आंखें खड़ी हो जाती हैं कि यहां तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है। भाई अब कैसे, मतलब जुगाड़ उगाड़ लगा होगा वो अलग की बात है, पर यह भी तो हो सकता है कि वो डिजर्विंग हो, उसका इन्वायरमेंट ऐसा पॉलिटिकल था, वो सच में पॉलिटिकल हो, वो टैलेंटेड हो, तो क्या उसको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए? क्या किसी मंत्री के बच्चे को एमएलए का टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्या एमपी का टिकट नहीं मिलना चाहिए? बहुत न्यूट्रल तरीके से सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स उसे कहते हैं जहां पे जो किसी भी पार्टी का जो रेगुलेशन पावर हो, किसी भी पार्टी का जो अध्यक्ष हो, या किसी भी पार्टी का जो सुप्रीमो हो, या फिर पार्टी पावर सेंट्रलाइजेशन जो हो, वो हमेशा किसी एक परिवार के पास हो, उसे हम डायनेस्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल कहेंगे। हालांकि इस समय आपका यह आर्गुमेंट हो सकता है कि बीजेपी में भी तो है पावर सेंट्रलाइजेशन। क्या जो मोदी जी कहेंगे उसको कोई डिनाई कर सकता है? जवाब होगा कि कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल।
पर ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स में नहीं आता है मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि हो सकता है आज उस सेंट्रल पावर में मोदी जी हो, कल उस सेंट्रल पावर में कोई और होगा। क्या आप बता सकते हो कि वो कौन होगा? नहीं बता सकते हो। पर कांग्रेस के केस में उस सेंट्रल पावर में कौन होगा आपको आइडिया है। सपा के केस में उस सेंट्रल पावर में कौन होगा आपको आइडिया है। बीएसपी के केस में उस सेंट्रल पावर में कौन होगा आपको आइडिया है। टीएमसी के केस में कौन होगा आपको आइडिया है। शिवसेना के केस में कौन होगा आपको आइडिया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम बनेगा या फिर जो सेकेंड लेयर की लीडरशिप है वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। बाय डिफॉल्ट होता है कि भाई जो अध्यक्षा है उनका बच्चा या उनका पोता या उनका लड़का या उनके भाई का लड़का जो भी अवेलेबल होगा वो बेसिकली पार्टी को संभालेगा। ये बाय डिफॉल्ट, इवन पार्टी कार्यकर्ता भी बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि अध्यक्ष यही बनने वाले हैं, पार्टी का रेगुलेशन यही से होगा, पार्टी के सुप्रीमो यही रहेंगे। तो उनका एक माइंडसेट और होता है कि भाई इनका हमको बटरिंग करते रहना है। मतलब वहां पे टैलेंट की कदर नहीं होगी या फिर टैलेंट आगे नहीं जाएगा। वहां पे कौन लोग आगे जाएंगे? जो अच्छा बटरिंग कर सकते हैं, जो अप्रोचेबल हैं, जिनको सुप्रीमो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। हालांकि ये बात एक हद तक ठीक भी है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। जैसे देख लो जहां पे फ्रीडम होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। जैसे केजरीवाल की पार्टी है, इसको तोड़ने की अगर कोशिश किया जाए तो इस समय टूटेगी आम आदमी पार्टी? नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि यहां पे इस समय जो पावर है पूरे तरीके से सेंट्रलाइज है। किसी को टिकट कौन देता है भाई? केजरीवाल। किसी टिकट वापस कौन लेता है भाई? केजरीवाल। अगर मान लीजिए यहीं पे एक सेकेंड लेवल की पॉलिटिक्स होती, कोई दूसरा आदमी देख रहा होता कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, तो वो आदमी क्या करता? अपने लोगों को कुछ टिकट दे देता है या फिर लोग इससे अप्रोचेबल होते। उस टाइम पे अगर केजरीवाल और इस आदमी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो ये आदमी पार्टी तोड़ देता, जैसे शिवसेना के केस में हुआ। या फिर कहीं ऐसे पॉलिटिक्स में जहां पे कोई एक सेकेंड लेयर की लीडरशिप होती है जो परिवार से हटके होती है, वहां पे पार्टी टूट जाती है जनरली। मतलब इंडिया में तो टूट ही जाती है, बहुत सारे पार्टी के केस में आप देख सकते हो, ऐसा एग्जांपल्स हैं। तो जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो चाहते नहीं है कभी कि जो सेकेंड लेयर की लीडरशिप हो वो किसी और के पास जाए परिवार को छोड़ के। एक उनका ये जेन्युइन डर होता है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन मतलब फियर है उनके अंदर कि इस तरीके से पार्टी टूट सकती है। दूसरा ये कि भाई अगर कोई हमसे टैलेंटेड है और पब्लिक बेस उसका बन रहा है तो वो पार्टी में आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब उसको किनारे किया जाता है, उसको कॉर्नर किया जाता है। इसलिए बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो बेसिकली डायनेस्टी पॉलिटिक्स होने के वजह से पर्टिकुलरली पार्टी को छोड़ देते हैं। उनको एज कंपैरिजन तो दूसरी पार्टी बीजेपी में ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि बीजेपी का जो पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर है वो डायनेस्टी टाइप का है नहीं। अगर वहां पे आप में काबिलियत है तो आप आगे बिल्कुल जा सकते, इस बात की पॉसिबिलिटी है, जाओगे ही। अब वहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। देखो इंटरनल पॉलिटिक्स तो एक दफ्तर में भी होती है, एक परिवार में भी होती है, वो तो रहेगी ही रहेगी। पर हां आपके अंदर टैलेंट है तो वहां पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप जाओगे। पर आप सोच के देखो कि मान लीजिए सपा है, बसपा है, टीएमसी है, शिवसेना है, अगर वहां पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर पार्टी जीतती है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो कौन बनेगा? ये पहले से बाय डिफॉल्ट फिक्स है, वही बनेंगे और उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शंस है नहीं। दूसरा ऑप्शन कंसीडर भी नहीं किया जाएगा, जो कि बीजेपी में किया जा सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, या बहुत सारे अच्छे लोग पहले दूसरी पार्टी में होते हैं। अच्छे लोग इन द सेंस ये मत सोच लेना कि पब्लिक के लिए अच्छे लोग, वो खुद के लिए अच्छे हैं, मतलब खुद का प्रमोशन चाहते हैं, टैलेंटेड हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है, ओपिनियन बना सकते हैं, काउंटर जवाब दे सकते हैं, अच्छा स्टैटिक्स ढूंढ के ला सकते हैं, अच्छा डिबेट कर सकते हैं, लोगों में माहौल बना सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरी पार्टीज होती हैं उनको छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार यहाँ पे ग्रोथ की एक लिमिट है। कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर्स का भी मैंने ट्वीट्स देखा कि भाई हम में क्या कमी रह गई, हमको राज्यसभा की सीट नहीं मिली, और ऐसे लोगों को जो चाटुकार हैं उनको मिल गई। और आप अगर एनालाइज करोगे तो ऐसा है, और दूसरे पार्टीज में भी ऐसा है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी थोड़ी न्यू है, ये कहना कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स करती है ये तो अभी के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो सेकेंड लेयर की लीडरशिप है वो
पर्टिकुलरली उनके परिवार में नहीं है। अगर केजरीवाल जी के बाद अगर उनका लड़का आ जाता है और जो रेगुलेशन का पावर होता है या जो अध्यक्षा का पावर होता है या जो संयोजक का पावर होता है वो उसके पास चला जाता है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये एक तरह की डायनेस्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है यहाँ पे। और अब इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है या नहीं है, इस बात को मतलब नहीं है, इसको हम नकार तो सकते नहीं है, पर अभी के लिए ठीक है, उसको हम एक न्यूट्रल बेस पे रख सकते हैं कि अभी के लिए उनके अंदर डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो नहीं है। खैर अभी प्रेजेंट के लिए, इन फ्यूचर अगर होती है तो हम कह सकते हैं भाई कि है, बिल्कुल है, ठीक है। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? लोग हाय तौबा मचाते रहते हैं कि पब्लिक का होता है, नहीं, पब्लिक का नहीं होता है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा नुकसान पॉलिटिकल पार्टी का होता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं देखता भी हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी दूसरे पार्टी में थे, अच्छा डिबेट करते थे, स्टैटिक्स लेके आते थे, लोगों को ओपिनियन को चेंज कर देते थे, वो लोग धीरे धीरे पार्टी छोड़ के, दूसरी पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी ये रहा होगा कि भाई यहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती है, इधर चल लो। तीसरा मुझे रीजन लगता है, अब इसका कंट्रीब्यूशन, किस रीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है भाई, ये स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, मैं अपने मर्जी से सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट ऐड हो सकते हैं, कुछ पॉइंट कट भी हो सकते हैं। तीसरा रीजन मुझे लगता है ना कि जो बीजेपी का वोटर है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है भाई, मतलब ताल ठोक के कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। आप सर्वे करो, मतलब पूछो 100 लोगों से भाई आप किसको वोट दोगे। बीजेपी का जो वोटर है ना खुल के कहेगा मैं तो भाई मोदी जी को वोट दूंगा, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, मैं तो कमल की बटन दबाऊंगा। दूसरे पार्टी के जो वोटर है ना वो उतना ओपनली, जितना एक्सप्रेसिव बीजेपी के हैं उतना नहीं होते हैं, स्पेशली हम कांग्रेस के सेंस में बात करें। हालांकि दूसरी जो रीजनल पार्टी उनके हो जाते हैं, पर कांग्रेस वाले नहीं हो पाते। कांग्रेस वालों को तो मैंने इतना तक फियर देखा है कि अगर अब मैं ये कह दूंगा नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंस देंगे कि हाँ तुम कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे। मतलब उनके अंदर अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तक आ गया है, मतलब उनकी पार्टी यहां तक नीचे आ गई है कि उनका वोटर पब्लिकली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट देगा। इवन दो वो आम आदमी पार्टी बोल देगा, दूसरी रीजनल पार्टी के बारे में बोल देगा, पर कांग्रेस के बारे में नहीं बोलना चाहेगा कि भाई मैं कांग्रेस को वोट, मतलब इन शॉर्ट एक्सप्रेस नहीं करना चाहेगा। अच्छा, एक्सप्रेस करने से होता क्या है, एक माहौल क्रिएट होता है। जैसे सर्वे होता है ना कि 100 लोगों से पूछा गया कि आप किसको वोट दोगे। अब जो दूसरे पार्टीज के वोटर हैं वो तो एक्सप्रेसिव है ही नहीं, वो तो या तो शर्मा के चले जाएंगे, या तो बताएंगे नहीं, या तो बोल नहीं पाएंगे, बट बीजेपी वाले बोलेंगे। तो इस वजह से एक माहौल क्रिएट होता है भाई कि ज्यादा लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फ्लो होता है ना, वेव होते हैं ना, वेव एक दूसरे को जोड़ते हुए, एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हुए आगे चली जाती है। तो उसी वजह से कुछ और वोटर्स जुड़ते जाते हैं इस वेव के वजह से कि भाई बीजेपी का माहौल है, बीजेपी को वोट दो। अब ये इंपावरमेंट, जो बोलने का इंपावरमेंट है इनको, ये मिलता कहां से? ये मिलता है टीवी डिबेट से। टीवी डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओपिनियन बनाने में। जैसे आप गांव में जाके पूछो किसी से कि भाई आप इस पार्टी को वोट दोगे, क्या रीजन है आपके पास? कुछ रीजन है, कुछ 4-5 रीजन मुझे बताइए कि आप इस पार्टी को वोट क्यों दोगे। तो 2 रीजन तो बड़े सिंपल हैं, अगर वो आपको बताना चाहते हैं, जनरली वो बताते भी नहीं है, शर्माते हैं बताने में। एक तो रीजन है धर्म वाला, ये ओपनली चलता है हमारे देश में, ये सबको मानना चाहिए कि धर्म के बेसिस पे वोट पड़ता है और काफी ज्यादा पड़ता है। दूसरा रीजन है धर्म के बाद जाति वाला, कि हम इस जात के हैं तो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इस जात के हैं इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि हर जात में कुछ जागरूक वोटर्स होंगे, पर यह भी सच है, या हर रिलीजन में कुछ जागरूक वोटर होंगे जो जाति या धर्म के बेस पे वोट नहीं देंगे, पर उसके साथ यह भी सच है कि जो जागरूक वोटर है ना वो जनरली वोट दे नहीं पाते हैं। वो रोजी रोटी के चक्कर में कहीं भटक रहे होते हैं। थोड़े जो पढ़े लिखे हैं, जो एनालिसिस कर पाते हैं, जिनके पास थोड़ा माइंड है कि वो प्लस माइनस सोच पाते हैं क्या है, या खुद से चीजों को वेरीफाई कर पाते हैं कि भाई ये चीज बोल रहे हैं ये पार्टी वाले, ये सही है कि गलत है। मतलब इन शॉर्ट ये वेरिफिकेशन वाली चीजें या फिर कंपैरिजन करने वाली चीजें, या खुद से इंटरेस्ट होकर कंपेयर करें, ये बहुत कम लोग हैं, मतलब जिनको हम जागरूक वोटर कह सकते हैं। हर वोटर को ऐसा होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और जो जागरूक हैं वो तो वोट देने नहीं जाते हैं। वोट देता कौन है? जो वोट बैंक है, जो बेसिकली उनके पास एक फंडा है, जाति वाला, धर्म वाला, या फिर कुछ भी इस टाइप का, उसके बेसिस पे देते हैं। इसके अलावा मैं गारंटी देता हूं कि कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास। बीजेपी वालों के पास थोड़ा कुछ रहेगा। क्यों रहता है उनके पास, या वो एक्सप्रेसिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टीवी डिबेट्स में उनके जो प्रवक्ता होते हैं ना, आप जनरली सुनोगे उनके पास, हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल चिल्लाते हैं,
पर कुछ ऐसे जरूर हैं जो कुछ स्टैटिक्स के साथ बात करते हैं, और स्टैटिक्स में बेसिकली कांग्रेस से वो कंपेयर करते हैं। कांग्रेस के फेल होने का रीजन भी है। अब कोई भी पार्टी बहुत सालों तक जब राज करती है ना, तो कुछ प्लस अगर उसमें ऐड होता है तो कुछ निगेटिव ऐड होना लाजमी है। कोई एकदम ऐसा नहीं हो जाता कि भाई उसके तो रास्ते में केवल व्हाइट व्हाइट होगा, ब्लैक कुछ लगेगा ही नहीं, या धब्बा कुछ लगेगा नहीं। बीजेपी भी राज ऐसे कर रही है, देख लो बहुत सारी चीजें उसके साथ ऐड हो गई होंगी, और कुछ दिन राज करेगी और बहुत सारी खराब चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी, ऐड ऑन होता रहेगा, तो वो भाग नहीं सकते। आज के 10 साल बाद जब बीजेपी को खुद को प्रोटेक्ट करना होगा तो उसको मुश्किलें आएंगी। आज थोड़ी कम मुश्किलें आ रही हैं, उसका रीजन है कि उन्होंने राज ही नहीं किया है। कांग्रेस ने राज किया है बहुत सालों तक, तो कुछ उनकी नाकामियां हैं, कुछ कामयाबियां हैं। तो नाकामियां में उनको तो भाई कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। वैसे ही कुछ नाकामियां बीजेपी के साथ भी जुड़ती जाएंगी, लंबे टाइम तक राज करेंगे। जब बाद में दूसरी पार्टी, सपोज आम आदमी पार्टी आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद डिबेट करेगी, तो डिबेट में आपको आम आदमी पार्टी ऊपर दिखेगी बीजेपी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास कुछ नाकामियां आ जाएंगी राज करते करते। तो ये चीज है। दूसरी बात कि जनरली इनके पास कुछ स्टैटिक्स होता है, ये रिसर्च करके लाते हैं चीजों को। हालांकि उनके पास रिसर्च करने के लिए, स्टैटिक करने के लिए मिल भी जाता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि थोड़े मेहनत करके आते हैं एज कंपैरिजन टू जो दूसरे डिबेटर्स होते हैं। दूसरे डिबेटर मतलब ऐसे ठेठ, मतलब आप ये करो, एक ही बात को कितनी बार बोलोगे। मान लो कोई बार बार यही कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी कम्युनिज्म फैलाती है, तो आदमी का दिमाग ऐसा होता है ना यार, एक ही बात सुन सुन के पक जाता है कि यार क्या हर बात में यही बोलता है कि कम्युनिज्म फैलाती है, कम्युनिज्म फैलाती है। फिर उस बात का वो हैबिचुअल हो जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि ठीक कम्युनल है तो है, कोई बात नहीं। कुछ दूसरा बोलने के लिए लाओ तो सही, कुछ ऐसा आर्गुमेंट लाओ जिससे उनको काउंटर कर पाओ, उनको चुप करा पाओ, या उनको इस बात पे मजबूर करा पाओ कि वो गलत बोल रहे हैं, या फिर उनको ढीठ बनना पड़े, उनको भी बातों को रिपीट करना पड़े। तो मतलब जब आप सही आर्गुमेंट देते हो ना, तो फिर सामने वाले को प्रॉब्लम होता है, और फिर सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता है। तो सामने जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चलता है कि भाई अब जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उससे ओपिनियन टर्न आउट होता है। इसके लिए मगर आपके पास होना चाहिए स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स लाने के लिए आपको करना पड़ता है मेहनत। और दूसरे पार्टी के जो प्रवक्ता है ना, वो है टोटली निठल्ले और निकम्मे। वो स्टैटिक्स लाना नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते, वही घिसे पीटे भाषण, वही घिसे पीटे डिबेट, और लोग उसके हो चुके हैं हैबिचुअल। तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उस बात की सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है बार बार रिपीट करने के वजह से। तो ये माहौल बना देते हैं। अब इनका जो ग्राउंड रियल, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो इनका वोटर है, उसके पास भी स्टैटिक्स जाता है। क्यों जाता है भाई? क्योंकि टीवी डिबेटर्स ने इनको स्टैटिक्स दिया है कि सामने वाला कुछ कहे तो तुम काउंटर करना। तो फिर वहां पे जो ग्राउंड में जो वोटर है ना, जो कहता है कि मैं सपा को वोट दूंगा, तो सपा को वोट क्यों दूंगा वो इसको नहीं पता है, जाति और धर्म को छोड़ के। बाकी कोई स्टैटिक्स उसको मिला नहीं है। अब वो इतना जागरूक नहीं है कोई खुद से स्टैटिक ढूंढ के लाए। वो टीवी देखता है, वहां पे उसके बेचारे जो प्रवक्ता है वो कुछ दे नहीं पाए उसको। अब वहां पे कुछ उसको मिला नहीं, तो वो ग्राउंड लेवल पे डिबेट कर नहीं पाता है, तो वहां पे भी उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है पब्लिक में, या किसी दूसरे वोटर को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। भाई ग्राउंड पे जो वोटर होता है ना, अगर ग्राउंड पे आपका वोटर जागरूक है ना, तो वो दूसरे लोगों को कन्वर्ट करता है, मतलब आपका वोट बढ़ाता है। अगर बढ़ाता नहीं है तो एटलीस्ट एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट तो कर ही देता है लोगों के बीच में कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई हार्ड विरोधी है और उसको मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट कोई दिया, तो एटलीस्ट वो उसके दिमाग में जो हार्ड विरोध करने की भावना थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अगली बार थोड़ा और कम हो जाएगी, अगली बार हो सकता है कि वो वोटर ही बन जाए उस पार्टी का। तो ये एक मुझे इशू लगता है। थोड़े दूसरे पार्टी वालों को सोचने चाहिए कि भाई अच्छे लोगों को लेके आओ। अब अच्छे लोगों को लेके आओ वाले में ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि अच्छे लोग तुम्हारे पार्टी से एसोसिएट होंगे क्यों? अगर अच्छे लोग हो जाएंगे, बहुत अच्छा करने लगे, तो फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम रहता है इनके साथ। नेक्स्ट है आपका करियर। आजकल पॉलिटिक्स को एज ए करियर बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और यहां पे मेरा सवाल आपसे होगा, अगर आप मान लीजिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, अगर आपको पर्सनली पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होगा, तो एज ए करियर अगर आपको पॉलिटिक्स चूज करनी है, तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? अगर आप पर्सनल लेवल पे सोचें, मतलब ये फालतू वाली बातें छोड़ दें कि मैं देश सेवा के लिए जाऊंगा, लोक सेवा के लिए जाऊंगा, ये तो नेतागिरी वाली बात हो गई। ठीक है, पहले तो आदमी देखता है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ कहां पे है,
वो पर्सनली खुद के लिए कहां पे कुछ कर सकता है या फिर कहां पे उसको पब्लिक स्पेस मिल सकता है वही ज्वाइन करेगा। तो आजकल जो यंग आ रहे हैं लोग, वो भी अगर पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हुए या बहुत सारे एमएनसी से लोग छोड़ के ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे तो नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने ही करते हैं, पर वो भी ज्वाइन करते हैं बीजेपी को। मतलब जो ब्रेन है ना, जो मैंने पहले ही कहा कि जो ओपिनियन बनाता है, जो काउंटर करता है सही, जो स्टैटिक्स लाता है, वो ज्वाइन कर लेता है बीजेपी को। बीच में आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी आई थी तो खूब अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे थे, फिर बाद में छोड़ छोड़ के भागने लग गए। क्यों? क्योंकि वहां भी एक तरह की डिक्टेटरशिप जैसे आ गया, मतलब इनसिक्योरिटी लगने लगी शायद अरविंद केजरीवाल को कि भाई जो टैलेंटेड है इनको बाहर निकालो, नहीं तो फिर क्या होगा भाई, मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आने लग जाएंगे। तो वहां से भी जो ऐसे लोग थे जो दूसरे दूसरे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने ज्वाइन किया और कुछ ही टाइम बाद सबने छोड़ दिया। हालांकि स्टिल आम आदमी पार्टी जीत रही है या बीजेपी जीत रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि कोई हार रहा है, और कोई हार रहा है वो अपने कारणों से हार रहा है, न कि इनके कामयाबी की वजह से ये लोग जीत रहे हैं। तो इसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो उसका वोट बैंक किसी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो पार्टी वो काम कर नहीं पा रही। वो पार्टी मतलब कांग्रेस के वोट अब किसको जा रहे होंगे, मैक्सिमम जो हार्डकोर कांग्रेसी वोट हैं, अब मुझे लगता है वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के पास जाने लगेंगे। लगे भाई कांग्रेस तो हो गई नहीं ठल्ली, छोड़ो इसको, अब आम आदमी पार्टी को दे दो। नेक्स्ट है आपका पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो यह है कि भाई आप, जैसे मैंने कहा ना कि जागरूक हैं या वोट बैंक हैं, तो जो जागरूक हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, अवेयर हैं, ये न्यूट्रलिटी के साथ, टाइम के साथ चीजों को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आज बीजेपी सपोर्टर हो, बीजेपी अच्छा नहीं करे तो कल दूसरे पार्टी को वोट देने लगे, फिर तीसरे दिन वो तीसरे पार्टी को वोट देने लग जाए। तो इस तरीके से इनके अंदर अपना ओपिनियन है, जागरूक हैं, चीजों को पढ़ना सीखना चाहते हैं, ये बदल सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब आप किसी पार्टी में स्विच करते हो, आप इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि जाके मेंबरशिप ले लिए, इन जनरल आप ओपनली या फिर किसी तरीके से आपको लगता है कि आप मुझे इस पार्टी को वोट देना है, ये अच्छा कर रही है, तो आप क्या करते हो भाई, उसी का फेसबुक पेज, उसी का यूट्यूब चैनल, उसी का ट्विटर हैंडल, उसी के नेताओं का फॉलो करना, उसी का मतलब सारा जो सोशल मीडिया हैंडल उसका फॉलो कर लेते हो आप। और वहां पे ना भाई आजकल तो एकदम मतलब सीधा कहेंगे ना, गंध फैलाया जाता है, लिटरली गंध, मतलब कुछ भी बिना सर पैर की बातें शेयर किया जाता है और आप उसी को पढ़ते रहते हो और धीरे धीरे आप पूरी तरीके से मोल्ड हो जाते हो कि भाई यही पार्टी है जो देश का भला कर रही है, लोगों का भला कर रही है। और ये बात सारे पार्टियों पर लागू होती है। आप एक बार खुद को देखना, दूसरे पार्टी का पेज लाइक करके देखना, कांग्रेस का पेज रहेगा तो ऐसी बातें आएंगी, लिटरली अगर आप न्यूट्रल हो तो आपको लगेगा यार कि केवल कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, केवल कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के राज में कभी फेलियर था ही नहीं, कांग्रेस थी तो सब कुछ एकदम राममय था, मतलब राम राज, मतलब सब कुछ सबको मिल रहा था, कहीं अन्याय हो ही नहीं रहा था। बीजेपी का ज्वाइन कर लो, ऐसा लगेगा भाई पहले तो सारा बंटाधार ही था, जब से बीजेपी आई है तभी से सब कुछ ठीक हुआ है, नहीं तो पहले तो केवल करप्शन, लूट खसोट, मतलब गरीबी, भूखमरी, बेईमानी, सब कुछ पहले था। जब से बीजेपी आई है तब से स्वर्णिम काल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वही चीजें आपको बताई जाएंगी और उसका कोई बेस आधार नहीं होगा, बेसलेस बातें होंगी। आप तो भाई वो सब तो छोड़ो, न्यूज़पेपर देख लो, न्यूज़पेपर के बारे में आजकल कहा जाता है कि पहले न्यूज़पेपर छप के बिकते थे, आजकल पहले बिकते हैं फिर छपते हैं। देख लो, मतलब एडवर्टीजमेंट आता है पार्टीज का और न्यूज़पेपर तक में बड़े बड़े पोस्टर, सारी गलत चीजें, ब्रिज कहीं का कहीं छाप दिया गया, रोड किसी का कोई छाप दिया, पॉलिसी किसी का किसी ने छाप दिया, मतलब कुछ भी चलता रहता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, पर हमको आपको वो चीजें नहीं दिखती हैं। थोड़ी बहुत गलतियां जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो जैसे चलो यार इतना तो चलता है, और इतना जो चलता है उसी में धीरे धीरे हम डूबते जाते हैं। मैंने देखे हैं या आपने भी अपने आसपास फील किए होंगे कि जो जिसको सपोर्ट करता है ना, वो एकदम हार्डकोर उसका सपोर्टर है, वो उसके अगेंस्ट में बात करना ही नहीं चाहेगा, उसके अगेंस्ट में कोई टॉपिक है तो उसमें डिबेट भी नहीं करना चाहेगा, उसके ऊपर आपसे दो वर्ड, दो चीजें सुनना भी नहीं चाहेगा, चाहे वो कांग्रेस का सपोर्टर हो, बीजेपी का सपोर्टर हो, आम आदमी का सपोर्टर हो, किसी का सपोर्टर हो।
और इतना जो डिफरेंसेस है क्रिएट किसने किए हैं? पार्टी वालों ने किए हैं, क्योंकि इसमें इनका फायदा है। मतलब ये पार्टी तो छोड़ो, पब्लिक लेवल पे तो छोड़ो, ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनका जो ट्रस्ट है वो भी पब्लिक के अंदर से कम करना चाहते हैं। सारी पार्टी वालों का इसमें फायदा है कि वो चाहते हैं कि सीबीआई के ऊपर कोई भरोसा नहीं करे, सीबीआई को सब लोग गाली दें, ईडी को सब लोग गाली दें, पुलिस को सब लोग गाली दें, हमारे कोर्ट को सब लोग गाली दें। मतलब पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना वो इन सब चीजों से उठ जाए, ताकि कभी अगर ये इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ होते हैं तो पब्लिक उनके सपोर्ट में ना आए, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक के माइंड में उसकी जो इमेज है उसको ध्वस्त करके रखे हैं। और ये केवल एक पार्टी के नहीं, सारे पार्टीज के फेवर में ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनकी इमेज खराब हो। जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जीरो के बराबर है पब्लिक में, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, इवन दो कोर्ट की भी क्रेडिबिलिटी वहां पे नहीं है। सबको लगता है कि कोर्ट भी पार्टी के फेवर में काम करती है। जब किसी भी कंट्री में ना जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। और हमारे देश के पॉलिटिशियन भी यही चाहते हैं कि आप इनको धड़ाधड़ गाली दो, मानो कि ये बीजेपी का राज है। कांग्रेस वाले कहते हैं सीबीआई ईडी सारे बीजेपी के ऊपर इशारे पे काम कर रहे हैं, और यही जब कांग्रेस का राज होता है बीजेपी वाले उनको गालियां देते हैं। कोर्ट को थोड़ा गालियां देते हुए शर्माते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कोर्ट के ऊपर आम जनता का ट्रस्ट है। जब आम जनता का ट्रस्ट है तो उसको गाली देने में थोड़ा सा उनको इन्फिनिटी लगता है कि जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, कि कोर्ट की बात वो नहीं मान रहे हैं, कोर्ट ने जो कहा है वो नहीं माना। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी वैल्यू को कैसे पब्लिक में रख पाते हैं, या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं। अगर कहीं से थोड़ी सी चूक हुई तो पॉलिटिशियन तो बैठे हैं, झपट लेंगे और उनकी भी क्रेडिबिलिटी का लगा देंगे एकदम से। और भैया जब कभी भी पॉलिटिशियन क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा करते हैं तो आपको अपना और इंस्टीट्यूशन दोनों की क्रेडिबिलिटी बचाना है। ध्वस्त हुई तो काम खत्म हो गया। आपको वोटर बनना है, वोट बैंक नहीं। और एक चीज और आप में सुधार करना है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारे देश में इतना इलेक्शन में पैसा खर्चा हुआ, उतना इलेक्शन में पैसा खर्चा हुआ। आप सोच के देखो कि ये इलेक्शन वाला पैसा जाता कहां है यार। अगर मान लीजिए किसी पार्टी ने किसी पर्टिकुलर एमपी सीट के लिए मान लीजिए 50 करोड़ खर्चा किए, तो मान लेते हैं यार कि उसमें से 1 करोड़ रुपया जो है ना ये पोस्टर बैनर में चला गया होगा। बाकी 49 करोड़ कहां गया भाई? ये हमने और आपने खाए हैं, भूलिए नहीं। जो हम और आप खाएंगे, नेताओं को मतलब लिटरली हम लोग भी चूना लगाते हैं। आपने देखे होंगे कि गांव मोहल्ले में ना वोट, मतलब ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कहते हैं भैया इस गांव का वोट तो हमारे पास है, और वो लिटरली पैसा लेते हैं पॉलिटिशियन से। वो कहते हैं भैया 2 लाख 5 लाख प्रचार के लिए दे दीजिए, और समझ लीजिए कि ये गांव का 500 वोट आपका हुआ, 1000 वोट आपका हुआ। और लिटरली ये सारे जगह पे होता है। दलाल, मतलब इन शॉर्ट कह दीजिए एजेंट बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका एजेंट कौन है और कौन नेताजी से पैसा लेके आ रहा है। भाई नेताओं को भी पता होता है कि ये जो आदमी है ना, जो साला 10,000 भी खर्चा नहीं करेगा और इसके बदले मुझसे 1 लाख मांग रहा है, पर वो अपोज नहीं कर पाता है। 10,000 के बदले कार्यकर्ता 1 लाख भी मांग लेते हैं, सो कॉल्ड कार्यकर्ता 1 लाख भी मांग लेते हैं, उसको देना मजबूरी होती है। अब जब इतना पैसा खर्च किया है आपके ऊपर तो कमाएगा भी, क्यों नहीं कमाना चाहिए भाई। तो अगर बहुत ज्यादा इलेक्शन में खर्चा हो रहा है, एक कॉमन आदमी एफर्ट नहीं कर सकता है, तो अब सोच के देखना है कि वो खर्चा हम और आपके ऊपर ही तो होता है। हम और आप खर्च नहीं कराते तो खर्चा कहां से होता है। तो भाई बदलना अल्टीमेटली हमको और आपको ही है। अब बदलना है तो बदलिए, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप नेताओं को गाली देते रहेंगे और नेता आपको चूना लगाते रहेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।